अस्सलाम वालेकुम। आज का एक सेशन जिसके लिए सब बहुत एक्साइटेड थे, मैडम मलिया हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट के हवाले से, कैसे एक आम आदमी रोल अदा कर सकता है। जो लेजिस्लेशन की गई आशा की तरफ से, जो लेजिस्लेशन की गई डॉक्टर फौजिया सईद की तरफ से, जो स्टैंड लिया गया मेहरगढ़ की तरफ से, और जिसको 10 साल तक या इससे भी ज़्यादा अरसा हो गया, जिसे मैडम बहुत अरसे से ट्रेन कर रही हैं। और मुझे खुशी है कि जिस वक़्त मैं मेहरगढ़ गया था, तो मैं बिल्कुल प्रोफ़ेशन में भी नया था और चीज़ों की बिल्कुल समझ भी नहीं थी। मैडम ने बिल्कुल हमें बच्चों की तरह ट्रेन किया है और बहुत खुशी की मुझे हो रही है इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैडम मौजूद हैं। और आज उसी एक जो कॉज़ है उस पे हम बात करने जा रहे हैं। मैडम अस्सलाम आपका बहुत वालेकुम। शुक्रिया, आपने टाइम दिया। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया मुझे मौका दिया कि मैं आके आप सबसे बात करूं। तो बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। अच्छा मैडम, ये थोड़ा-सा हमें बैकग्राउंड बताएँ कि ये हरासमेंट का इश्यू पाकिस्तानी सोसाइटी में कभी इम्पोर्टेंट नहीं समझा गया। आपने या मैडम फौजिया ने कैसे उसको इम्पोर्टेंट लिया और उस पे लेजिस्लेशन तक आप लोग गए और उस पे इतनी मेहनत की? जी सोहेल, ये असल में काम पाकिस्तान में डॉक्टर फौजिया सईद ने शुरू किया था। और उनकी एक किताब है भेड़ की खाल में, जो मार्केट में भी अवेलेबल है और उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाल दी ताकि जो भी चाहे पढ़ सके। अंग्रेजी में इसका नाम है वर्किंग विद शार्क्स और उर्दू में इसका नाम है भेड़ की खाल में, जिसमें उन्होंने अपना केस था सेक्सुअल हरासमेंट या जिनसी हरासियत का, जो लिखा है कि वो कैसे यूएन के दफ्तर में काम करती थी इस्लामाबाद में। और उन्हें और उनके बाकी साथी खवातीन को, एक साहब थे, वो कैसे जिनसी तौर पे हरासा करते थे। और फिर इन्होंने फैसला किया कि हम रिपोर्ट करेंगे, अपना मसला हल करवाएंगे। और किस किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा इन्हें, और 2 साल तक केस लड़ने के बाद ये लोग आखिर जीत गए। तो जीतने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि हम यूएन के दफ्तर में काम करते हैं और हमें ये इतना सीरियस मसला फेस करना पड़ा। तो बाकी जो हमारे दफातर हैं वहां पे भी शायद औरतों को इस तरह के मसाइल पेश आते होंगे। और जब इन्होंने रिसर्च की, सिचुएशन एनालिसिस किया, तो पता चला कि ये तो मसला बहुत ही कॉमन है हमारे, सिर्फ दफ्तरों में नहीं, सड़कों में, बाजारों में, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठो, वहां पर हर जगह। और जिनसी हरासियत कोई नहीं इसे कहता था, सेक्सुअल हरासमेंट इसे कोई नहीं कहता था। अ, लोग हमारे यहाँ कहते हैं कि अब लड़कियां घर से बाहर निकलेंगी तो ये छेड़छाड़ तो लड़कों का काम है, वो करते हैं छेड़छाड़। कभी फिक्रे कसना, कभी हाथ लगा दिया, कभी चुटकी काट ली, कभी उससे बहुत सीरियस हो गया, चल जाते जाते किसी को सीटी पे जा दी। सो ये बड़ी एक्सेप्टेंस है। और उन्हें लगता है कि अब घर से निकलोगे तो ये तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखो ना, सब मर्द या सब लड़के तो ऐसा नहीं करते। थोड़े से मर्द इस तरह की हरकतें करते हैं, ज्यादातर मर्द अच्छे इंसान होते हैं। थोड़ी सी औरतें या लड़कियां भी ऐसी हरकतें करती हैं। औरतें कोई आसमान से उतरी भी नहीं होती, कुछ कुछ औरतें भी गलत काम करती हैं, कुछ कुछ मर्द भी गलत काम करते हैं, कुछ कुछ मुखन्नस भी गलत काम करते हैं। तो बेसिकली इन्होंने जब ये देखा कि क्या मसला है, कितना फैला हुआ है, और ये इंसानी रवैये का मसला है और इंसानी रवैये बदले जा सकते हैं, तो तब इन्होंने अपने तरह की सोच के लोगों के साथ बात करनी शुरू की कि अगर इंसानी रवैये का मसला है तो इसे खत्म करना चाहिए। और सब मिल के काम करेंगे तो इतना फैला हुआ मसला है, उसको खत्म नहीं तो कम से कम कम कर सकेंगे। लोगों को एहसास दिला सकेंगे कि ये अच्छी बात नहीं। आप सोचो ना, आप अपने मुल्क की आधी आबादी को बचा बचा के, छुपा छुपा के घरों में बंद करके रखते हो कि बाहर निकलेंगी तो शायद कोई इनके साथ बदतमीजी करेगा। इस तरह से अगर आप सोचो तो बड़ा अजीब सा लगता है कि बाहर अगर एक दो लोग हैं, उन्हें रोकना, उनके रवैये बेहतर करना ज्यादा आसान है या मुल्क की आधी आबादी को घरों में बंद करके रखना।
तो फिर लगा कि हाँ वाकई अगर थोड़े से लोग गलत काम कर रहे हैं तो उनको क्यों ना हम ठीक करें। तो वो काम वहां से शुरू हुआ, एक मूवमेंट तहरीक की शक्ल में काम शुरू किया, साथ लोग जुड़ते गए, मर्द भी औरतें भी, क्योंकि औरतों का मसला नहीं, ये तो हमारे मुआशरे का मसला है। और मर्दों औरतों ने मिलके 10 साल तक ये तहरीक चलाई, और इस तहरीक के नतीजे में दो कवानीन हमारी हुकूमत ने बनाए। 2010 में पार्लियामेंट ने दो कवानीन पास किए। एक उसमें से स्पेशल लॉ है खास तौर से काम करने वाली जगहों पे माहौल बेहतर करने का कानून, और दूसरा जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 509 है, जिसकी मदद से आप जिनसी हरासानी जो है वो रिपोर्ट भी कर सकते हैं, और फिर कोर्ट की मदद से आप गलत काम करने वाले मर्द या औरत को या मुखन्नस को सजा भी दिलवा सकते हैं। मकसद सजाएं दिलवाना नहीं है, मकसद लोगों के रवैये बेहतर करना। ठीक है? तो बेसिकली ये है कि क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, और कैसे हमें दो कवानीन मिले। अब आप मुझे ये बताओ कि आप मुझसे सवाल करना चाहूंगी। सो आप मुझे जी, बताएं बस कि सवाल सवाल मैडम इतना ही होगा कि क्योंकि लिए कुछ लोग भी हमारे साथ शामिल होंगे और वो डायरेक्ट आपसे सवाल करेंगे। हम उन्हें चांस ठीक देंगे है, कि आपसे बात भी करें और सवाल भी करें। अच्छा, बिल्कुल ये ठीक। हो गया। जब हमने यहाँ पे बात करना शुरू की, ग्रुप में पोस्ट लगाई, तो लोग हाँ ये जी। पूछना चाहते थे कि हरासा या हरासमेंट की डेफिनेशन क्या है। कुछ लोग इसे जबरजिंसी, ये टर्म भी आपने इंट्रोड्यूस करवाई, तो कुछ लोग इसको उससे मिलाने की कोशिश कर रहे थे या समझने की कोशिश कर रहे थे। तो इन दोनों जी। इंतहाओं में मतलब कि जो हरासमेंट है और जो रेप्स हैं, जी। इनमें डिफरेंस क्या है और इनको डिफाइन कैसे करेंगे? गुड, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने सोहेल। अ, जिनसी हरासानी जो है ना, जिसको हमारे आम जबान में छेड़छाड़ कहते हैं, कानून जब बना तो उसमें इसकी डेफिनेशन डाली गई, क्योंकि हमारे मुआशरे में इस टॉपिक पे बात नहीं होती। जिन्स फिर भी बोल लेते हैं, सेक्स नहीं बोलते। वो कहते हैं वो कैसी औरतें इतने बड़े बुरे बुरे अल्फाज बोलती हैं। सो जिनसी हरासानी का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप दूसरे इंसान की जिन्स की वजह से, यानी उसके मर्द या औरत या मुखन्नस होने की वजह से उसके साथ कोई ऐसी बात या हरकत करें जो दूसरा इंसान नहीं चाहता कि आप उसके साथ करें, और आपकी बात या हरकत से वो दूसरा इंसान तंग हो रहा। तो जिन्स की वजह से जब आप दूसरे इंसान के साथ ज्यादती करते हो या बदतमीजी करते हो तो उसको जिनसी हरासानी कहते हैं। और जिनसी हरासानी जब बिल्कुल अपनी एक्सट्रीम पे पहुंचती है तो उसको हम रेप कहते हैं, और रेप का उर्दू का लफ्ज जो है वो जबर जिनसी है। जिन्स की वजह से जबरदस्ती करना, तो वो बिल्कुल जिनसी हरासानी की एक्सट्रीम जबर जिनसी है। जिनसी हरासानी तो घूरना भी हो सकता है। आप किसी को गलत नजर से देख रहे हो, दूसरे इंसान को बुरा लग रहा है, तो वो जिनसी हरासियत है, कि आपकी नजर, आपका कोई एक्शन जिसकी वजह से दूसरा इंसान तंग हो। अ, किसी को देख के आपने अगर सीटी बजा दी, दूसरा इंसान तंग हो गया, वो भी जिनसी हरासानी है, क्योंकि दूसरे इंसान की अच्छा, जिन्स की यहीं पे वजह मैडम से। इसी चीज पे एक क्वेश्चन था कि किसी ने हाँ सीटी जी। बजा दी, किसी ने देख लिया, किसी ने टच कर हाँ दिया, तो इस पर हाँ आप कानूनी कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? आप अगर कोर्ट में जाएंगे तो वो तो आपसे सबूत मांगेगा, तो इन चीजों का बिल्कुल सबूत ऐसे आप ही है। कैसे फराहम करेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अब सीटी बजाने का या घूरने का तो सबूत देना मुश्किल हो जाता है। वैसे तो कई लोग कैमरा साथ साथ रखते हैं कि जहां किसी ने गलत नजर से देखा, आपने उस पर रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन बात यह है सुहेल कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है ना, वो अभी ऐसा है कि वहां पे अगर आप कोई अपना केस लेके जाते हो तो वो आम तौर से कई कई साल चलता है। तो घूरने के और सीटी बजाने के केसेस में कोई भी बहुत से साल नहीं लगाना चाहता।
सड़क पे चलते किसी ने ऐसी हरकत की, आप उनको जानते भी नहीं हो, तो आप पुलिस में जाके क्या रिपोर्ट दर्ज कराओगे कि किसने आपके साथ ज्यादती की? नाम पता लिखवाना होता है आपको। तो इस वजह से दूसरा कानून बनाने की जरूरत पेश आई थी। दूसरा कानून जो है वो स्पेशल कानून है। उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में नहीं जाना पड़ता। वो कानून जो है वो जो फॉर्मल काम करने की जगह है वहां पर लागू होता है। और वो कानून एक ऑर्गेनाइजेशंस को तरीकाकार देता है, एक मैकेनिज्म देता है कि आप लोग अपने इदारे के अंदर कम से कम 3 लोगों की कमेटी बना लें। उसमें एक औरत का होना जरूरी है। और फिर अपने सारे एम्प्लॉयज को आप एजुकेट करें कि अ, ये रवैये जिनसी हरासियत में आते हैं जो कानूनन अब जुर्म है। और अगर अब आप ऐसे करोगे तो आप पकड़े जाओगे, अकाउंटेबिलिटी होगी। अगर आपके साथ कोई ऐसे करे तो आप इस कमेटी के पास रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। कमेटी जो है वो इंक्वायरी करेगी। अब यहाँ जो आपका सवाल था कि कैसे कोई प्रूव कर सकता है, कोर्ट में आपको प्रूफ चाहिए होता है, आपको एविडेंस चाहिए, मैडम आपको थोड़ा सा गवाह यहाँ पे चाहिए होते हैं। एक्सप्लेन भी कर दें कि जो ताज़ीरात है और वर्क प्लेस है, यानी एक मुकम्मल कानूनी तौर पर और एक दफ्तर में काम करने पर, इन दोनों में कहाँ और कैसे डिफरेंस आएगा? ठीक है, ये दो बिल्कुल अलग अलग कानून है। ठीक है, एक है पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 509, जिसके तहत अगर आपने केस रिपोर्ट करना हो तो आप पुलिस में जाके रिपोर्ट करते हैं। आमतौर से ज्यादा सीरियस वाले केसेस जो हैं वो पुलिस में जाते हैं, या जैसे घर में इस तरह की कोई हरकत हुई जहां आप जानते हैं, क्योंकि सोहेल ये इस तरह की हरकतें सिर्फ बाहर नहीं होती, ये हमारे घरों के अंदर भी होती हैं। और हम सबको पता है, हम माने या ना माने, और सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, बड़ों के साथ, लड़कियों लड़कों के साथ घरों के अंदर इस तरह की हरकतें होती हैं। ठीक है ना? सो घर के अंदर आपके साथ कोई कर रहा है, कोई रिश्तेदार कर रहा है, कोई अब्बा का भाई का दोस्त कर रहा है, और जरूरी नहीं सिर्फ मर्द ही करें, औरतें भी इस तरह की हरकतें कर सकती हैं। और आपको पता है कि कौन है, नाम पता सब कुछ आप जानते हो। अगर आप चाहो तो पुलिस में जाके रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है ना? तो वहां पे आप एविडेंस भी इकट्ठा कर सकते हो, आप फोन पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो, आप घर में किसी को जिसको पूरा भरोसा जिस पे आप करते हो उसको कह के वीडियो बनवा सकते हो। बहुत से आप छुपा के कैमरे रख सकते हो। तो घर के अंदर इस तरह के सबूत इकट्ठे करने पॉसिबल है, सड़क पे जरा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इस और पर एक फिर सवाल 500। पूछ रहे हैं कि क्या जो रिकॉर्डिंग है, इसको लीगली एविडेंस माना जाता है मोबाइल के अंदर के माना जा प्रूफ सकता, को? जी बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि आजकल के जमाने में जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी आम होती जा रही है, तो इस तरह का वीडियो बस उसको आपने एडिट नहीं किया हो, ओरिजिनल जो फुटेज होती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के केसेस में। ठीक है ना? सो घर के या कोई भी केस जहाँ पे आपके पास सबूत हो या आपके पास गवाह हो, आप किसी को कहो कि जी देखिए ये साहब या ये साहिबा आते हैं और मेरे साथ ऐसे होता है और ये मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है, अगली दफा आए तो आप जरा यहाँ खड़े होके देखना, पर्दे के पीछे खड़े। बेशक ड्रामेटिक हो जाता है बट इट इज पॉसिबल। तो गवाह आप तैयार करो, आप कोर्ट में जब आपको लगे कि हाँ आपके पास इतना सबूत या गवाह है, कोर्ट में प्रूव करना ऐसी चीजों को बहुत मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। तो आपके पास ऑप्शन है। लेकिन जो दूसरा कानून है ना, उसका नाम जरा लंबा सा है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010। वो कानून इदारों के अंदर इस्तेमाल होता है। और क्योंकि वो इदारे के अंदर इस्तेमाल होना है तो उसके जो प्रूफ और गवाहों की जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपकी इंटरनल इंक्वायरी होती है, तो वो जरा कदरे कोर्ट से आसान होता है, दफ्तर के अंदर इंटरनल इंक्वायरी में ऐसी चीजों को प्रूव करना।
तो इस वजह से ये जो कानून है, जो स्पेशल लॉ है, वो पिछले 10 साल में जब से ये कानून पास हुआ, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। एक तो ये कि जिनसी हरासियत के साथ हमारे मुआशरे में बदनामी जुड़ी हुई है। लोग कहते हैं कि किसी को हम कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे, जज करेंगे एग्जैक्टली या यही बदनाम चीज करेंगे। मैं यही मैं पूछने लगा था आपसे, ये दो मिथ्स। एक तो ये कि औरत का आवाज उठाना, सबसे पहले तो घर वाले प्रेशर फील करते हैं कि जब ये बात करेगी तो उंगलियां हम पे उठेंगी, उसके बाद इसका रिश्ता नहीं होगा, इसकी बहनों का रिश्ता नहीं होगा, इस तरह की और बिल्कुल बहुत ऐसे। सी चीजें आएंगी। तो इनको कैसे डील किया जाए? और दूसरी बात ये मैडम कि क्या ये चीजें घर पे बड़ों की सतह पर रिजॉल्व हो सकती हैं, या कानूनी इसके लिए चारा जोई जो है वो जरूरी है? आप देखो, कानून आ, होना जरूरी होता है, और कानून जो है ना, उससे डिटरेंस बहुत क्रिएट होती है कि लोगों को जब ये पता चल जाए कि अच्छा ये गलत काम करेंगे, इसके लिए कानून बना हुआ है, सजा हो सकती है, तो लोग जरा मोहतात हो जाते हैं। जरूरी नहीं होता कि आपके साथ पहली दफा कुछ गलत हुआ तो आप कोर्ट में जाके केस कर दो, ठीक है ना। सबसे पहले तो अगर किसी ने आपके साथ इस किस्म की हरकत की, तो हम तो ये कहते हैं कि आप उस इंसान को उसी वक्त रोको, और कॉन्फिडेंस के साथ रोको कि मैडम दूसरे यहाँ पे कभी किश्वर कभी। अरशद साहिबा एक मेंबर हैं, वो आपसे सवाल करेंगी, उनको ऐड जी करते हैं, जरूर। फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम मैम। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैम मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि हरासमेंट के सिलसिले में चाइल्ड हरासमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। उसमें हमने अपने बच्चों को ट्रेन कर दिया, गुड टच बैड टच के बारे में बता दिया, उन्हें ये भी बता दिया कि जब कोई ऐसा हो आपने शाउट करना है, आपने बताना है। लेकिन जो असल मसला है, जो बात समझ नहीं आती, वो ये है कि जैसे अभी आप फरमा रही थी कि ये सब कुछ करने वाले करीबी लोग होते हैं। बच्चों का जी ड्राइवर हो गया, अक्सर। बच्चों का बिल्कुल टीचर हो गया, बच्चों का कोई कज़न हो गया। तो इसके बारे में बताएँ कि ये तो जुर्रत हमने कर ली, बच्चे ने भी कर ली पेरेंट्स को बताने की, राइट। पेरेंट्स ने भी कर लिया। अब उसके बाद जो एक ट्रॉमा की सिचुएशन होती है, उसको कैसे हैंडल करना है? यानी पेरेंट्स भी यही कह रहे होते हैं कि चुप, इस बात को चलो हो गया छोड़ो, और बच्चे जो इतने ज़्यादा परेशान होते हैं या जो उसके विक्टिम हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं? आप थैंक देखो, यू सो मच। पहले सबसे तो माँ बाप के लिए सोचने की ये बात है कि जिन बच्चों को आप इस दुनिया में लेके आते हो, पैदा करते हो, तो उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी सबसे पहले तो आपकी अपनी है। आपका, जैसे आपकी जान से भी ज्यादा आपको प्यारे होते हैं आपके बच्चे, तो आप कैसे किसी दूसरे इंसान को इजाजत दे सकते हो कि आपके बच्चों के साथ इस किस्म की ज्यादती करें। तो सबसे पहले तो अपने बच्चों को बताना है, जो आपने कहा कि ये आजकल लोग कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात है कि कर रहे हैं। अ, और उनको इतना कॉन्फिडेंस देना है कि कोई भी आपके साथ ऐसी हरकत करे, आपने उसको रोकना है, वहां से हटना है और हमें आके बताना, ठीक है ना। बच्चों के लिए मुश्किल होता है, बच्चों को जब आप ये बता रहे हो, उनसे इस टॉपिक पे बात कर रहे हो, तो इतना ही कैजुअली आपने बताना है, जैसे आप उन्हें बाकी बताते हो ना, कि किसी की इजाजत के बगैर उसकी चीज नहीं लेते, किसी के बाल नहीं खींचते, उसको तकलीफ होती है, किसी के जिस्म के प्राइवेट हिस्से कौन कौन से हैं आप ये बताते हो, और साथ ही कहते हो वहां पे किसी को हाथ नहीं लगाते। तो ये बच्चों की एजुकेशन, उनकी लाइफ स्किल्स जो होती हैं, वो आपने बचपन से देनी है, और बिल्कुल उसी तरह जैसे आप बाकी की लाइफ स्किल्स देते हो। इसको कोई हवा नहीं बनाना, इसको कोई शर्म की बात नहीं बनानी, क्योंकि है नहीं। जो लोग गलत काम करते हैं उनके लिए शायद शर्म की बात होनी चाहिए, लेकिन जिनके साथ ज्यादती हो गई, किसी ने थप्पड़ मार दिया, आप जाते हो कि जी आपके बच्चे ने मेरे बच्चे को थप्पड़ क्यों मारा, इसको आप समझा के रखो। इसी इसी लेवल पे हमें इस वाले मसले को लेके आना है। किसी मेहमान ने, ड्राइवर ने, मौलवी साहब ने, किसी रिश्तेदार ने, आपके कोई भी
बच्चे को ये बताना है कि आपके साथ ऐसी हरकत करे, आप उसको रोको, आप हमें आके बताओ। और आपने जब उस इंसान से, आपका कितना ही करीबी कोई रिश्तेदार या दोस्त क्यों ना हो, किसी की मजाल है कि आपके बच्चों के साथ इस किस्म की ज्यादती करे? सोचने की बात है कि हम ये दुनियादारी में किस हद तक आगे चले जाएंगे कि हम अपने बच्चों को कुर्बानी का बकरा बना दें। हाउ डेयर somebody treat our children? किसी की मजाल नहीं होनी चाहिए कि गलत नजर से हमारे बच्चों को देखे भी। अच्छा मैडम, एक वर्ड नो, इसको हम लोग क्यों नहीं समझ सके आज तक कि किसी शख्स का हो सकता है आसान, कि अपने बच्चों को देखो, हमारी जो हम इतनी वो माशरे की उलझनों में फंसाया हुआ है, हमें गिराएं इतनी सारी लगी हुई हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, लोग क्या कहेंगे। हमें खुद भी इन चीजों से बाहर निकलना, अपनी ये गिराएं खोलनी है और अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करनी है कि उन्हें ये पता हो कि ये गलत काम है, ये नहीं करना। कोई हमारे साथ करे तो हमने रोकना है और उसके बाद किसी को जाके बताना है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं। तो बच्चों को अगर आप ये बहुत बड़ा मसला बनाओगे तो उनके लिए इतना बड़ा मसला बनेगा। हाँ, ये काम बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हो गया उनकी साइकोलॉजिकली उनको देखना कि इस तरीके से इनसे बात करें कि इन्हें ये समझ में आ जाए। या एक तो ये कि हमारा कसूर नहीं था, दूसरा ये कि डरने की बात नहीं है, तीसरा ये कि जिसने गलत काम किया, वो सारा समझाना, पूरा जो प्रोसेस होता है। हमारे यहाँ अभी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या काउंसलिंग बहुत आम नहीं है, लेकिन फिर भी होती है। सो घर में अगर किसी को पता हो कि बच्चों के साथ किस तरह से बात करते हैं तो घर में बात करें। और अगर काउंसलिंग करवा सकते हैं तो मेरा ख्याल है वो बहुत अच्छी बात है। स्कूलों में, कुछ कुछ स्कूलों में कम कम और कम कम यूनिवर्सिटियों में साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जहां बच्चों को इस तरह के मसाइल के साथ टीचर्स भेजती हैं या वो जरा बड़े हो जाएं तो खुद जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा आइडिया। ज्यादा स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में होने चाहिए साइकोलॉजिस्ट। लेकिन नहीं है तो माँ बाप की जिम्मेदारी कि वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, काउंसलिंग बच्चों की बहुत जरूरी है जिनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन आइंदा के लिए अगर नहीं हुआ तो ऐसा तैयार करना है कि कम से कम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो। क्योंकि आप देखो, जिस्मानी तौर पे फिजिकली जब बच्चे बीमार होते हैं तो हम उन्हें डॉक्टर के लेके जाते हैं। दिमाग भी हमारे जिस्म का हिस्सा है। दिमाग का कोई मसला हो तो हमें नजर नहीं आता। बुखार हुआ, टेम्परेचर लिया, अच्छा 104 हो गया, भागो 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 डॉक्टर के। तो जहनी अगर किसी का कोई मसला हो तो उसको भी उसी तरह इलाज की जरूरत होती है। तो काउंसलिंग के लिए जाना, कई लोग कहते हैं कि जी हम कोई पागल है उधर जाएं, या हमारा बच्चा कोई पागल है कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएं। लेकिन बच्चे को कोई भी इस किस्म का मसला हो तो सेहत के लिए, जहनी सेहत के लिए बहुत जरूरी है कि आप उसकी काउंसलिंग करवाएं। ठीक है ना? सो एक तो काउंसलिंग करनी है, आइंदा के लिए उसको तैयार करना है, उसको कॉन्फिडेंस देना है। घर में जब बच्चे डर के रहते हैं माँ बाप से, वो फिर बाहर भी डरते हैं। तो घर का माहौल भी ऐसा करना है कि अगर बच्चे को कोई अच्छी बात नहीं लगी तो वो बोल सके कि जी आपने ये जो बात की मुझे अच्छा नहीं लगा। माँ बाप भी बोल सकें, बच्चों के साथ बैठ के बात कर सकें, और बच्चों को अगर कुछ बुरा लगा या कुछ अच्छा नहीं लगा तो इतनी गुंजाइश होनी चाहिए हमारे घरों में कि बच्चे अपने घर के बड़ों के साथ बैठ के उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, बात कर सकें। ये कहना कि जी हमारे बच्चे हमारी बहुत इज्जत करते हैं, हमारे सामने तो वो आवाज नहीं निकालते या हमारे सामने बोलते नहीं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं। पुराने जमाने में ऐसे होता था। या कई लोग, मुझे बड़ी हंसी आती है, वो कहते हैं कि जी हमारे बच्चे हमारी बड़ी इज्जत करते हैं, हमारे सामने कभी उन्होंने आज तक सिगरेट नहीं पिया, घर के बाहर जाके पीते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि सिगरेट पीने से मना इसलिए करते हैं कि आपकी सेहत के लिए बुरा है। आपके सामने नहीं पीते और आपको पता है कि आपसे अलहदा होके पीते हैं, तो इसमें आपकी इज्जत कैसे करते हैं वो?
इज्जत का कॉन्सेप्ट बहुत ही मेस्ड अप है हमारे माशरे में। आपके पीछे भी सिगरेट नहीं पीना चाहिए कि सामने पिए या हट के छुप के पिए, उनकी सेहत के लिए बुरा है, इसलिए मना करते हैं। सो ये चीजें हमें सोचने की जरूरत है, बच्चों को मैडम एक बोलने चीज ये की भी बताएं इजाजत। कि ये जो लोग हैं, चलें अगर कोई मर्द औरत की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो वो समझ आती है। कोई राइट। मर्द बच्चों की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो जाता है? हाँ, साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं कभी, वो कुदरती तौर पे अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन आप देखो कि अट्रैक्ट आप अगर होते हो तो आप इंसान हो, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, और पता भी होता है। छुप के ऐसे काम क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ये गलत काम है, सबके सामने करेंगे तो बुरी बात है, तो इसलिए उनको बच्चों को किडनैप करके ले जाते हैं या कहीं छुपा के प्यार से बहला फुसला के ले जाते हैं और गलत काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये काम गलत है। तो हमने अपने बच्चों की परवरिश में सही और गलत बहुत अच्छे से देना है। और अगर कोई इतना बीमार है कि उसका कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, तो फिर उन्हें कहीं जेल में होना चाहिए। इतने खतरनाक लोगों को बाहर फिरते हुए नहीं छोड़ सकते हम। सो जहां किसी पे शक हुआ कि कोई इंसान ऐसी हरकत कर रहा है, मर्द या औरत, या बच्चों के नजदीक उसे देखें तो वो उनको जाता है और कोई गलत काम करता है या हाथ लगाने की कोशिश करता है, तो बहुत जरूरी है कि हम उन्हें रिपोर्ट करें। हमारे लॉ इन्फोर्समेंट वालों को सेक्सुअल हरासमेंट भी अभी वैसे तो उनके लिए नई चीज है बड़ों की, बच्चों के साथ आजकल बहुत केसेस निकल रहे हैं। तो ये अपने मुआशरे को एजुकेट करने की जरूरत है। और ये जो आपने मुझे कहा ना कि मैं आके आप लोगों से बात करूं, तो मैं आपको बताऊं, मैं एकदम से राजी क्यों हुई? क्योंकि जो लिखने पढ़ने वाले लोग होते हैं, चाहे वो कहानियां लिखें या नॉवल लिखें या टीवी के ड्रामे लिखें या फिल्मों की कहानियां लिखें या शायरी करें, आप जो लिखते हैं वो लोग पढ़ते हैं, और जब पढ़ते हैं तो उससे सीखते हैं। लोगों को इन मसाइल के मुतालिक हमने सिखाना है। आप लोग मुआशरे की सोच बदल सकते हैं, ठीक है ना? एक तो मीडिया है, सोशल मीडिया है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो किताबें पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं। सो आप लोग इस टॉपिक को, मेरी रिक्वेस्ट होगी आप सबसे कि आप जो लिखते हैं उसमें ये वाला इशू जो है, चाहे वो जिनसी हरासियत हो, चाहे वो जबर जिनसी या रेप हो, ये क्या है, इसमें किस किस किस्म के रवैये आते हैं, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, इससे दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंचती है। तो अगर हम अपने आप को अच्छा इंसान समझते हैं तो हमने ये काम नहीं करना, ये मैडम उन्हें हमारे साथ बताना नवाज होगा। अहमद साहब मौजूद हैं, हम उन्हें भी ब्रॉडकास्ट में, सॉरी वो मेरे ख्याल से वो चले गए, वापस आ जाते हैं तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। वो भी क्वेश्चन पूछना जरूर। चाह रहे थे। अ, ठीक है। तब तक हम मैडम ये बात भी हम कर लेते हैं कि बच्चों की बात हो गई, लड़कियों के हवाले से ड्रेसेस पे बात आती है कि किसी ने भड़कीले लिबास पहन लिया, शॉर्ट्स पहन लिए, सी थ्रू पहन लिया, तो वो जब बाहर निकली तो लोग अपना हक समझते हैं कि उसको छेड़ा जाए क्योंकि उसने दावत आम दी है। इस बारे में आप क्या कहेंगी? मुझे आप ये बताएं सोहेल कि लड़कियां जो इस तरह के कपड़े पहनती हैं उनको तो कहते हैं दावत दी तो इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। मुझे आप ये बताओ कि जो पर्दे में लड़की निकलती है उसके साथ कभी कुछ ऐसा होता है? और अगर होता है तो फिर उसके साथ क्यों होता है अगर कपड़े वजह है तो? या जो छोटे छोटे बच्चों के साथ होता है, छोटी लड़कियों छोटे लड़कों, आपके ख्याल में उन्होंने प्रोवोकेटिव कपड़े या सी थ्रू कपड़े या लो नेक्स या स्लीवलेस पहना होता है? सोचने की सोचने बात की यह है कि बात जिस यह है कि जिस इंसान ने गलत इंसान ने काम गलत करना काम होता है करना होता है, वो गलत काम करते हैं। इससे दूसरे इंसान के कपड़ों का कतई कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ लोग कहते हैं लड़कियों को कंट्रोल करने के लिए, आ, और बाकी हम सब भी वही कहना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जिनसी हरासियत या जबर जिंसी का
किसी के कपड़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। जिन्होंने नहीं करना गलत काम, वो बहुत कम कपड़ों में कोई सामने आ जाए तो नहीं करते। जिन्होंने करना होता है वो पर्दे में लड़कियों को भी नहीं छोड़ते। और जैसे हमारे मुआशरे में कहते हैं कि हाँ घर से निकलेंगी तो ऐसा तो होगा, तो आपके ख्याल में घर के अंदर लड़कियां सेफ है? ना लड़कियां सेफ है ना लड़के सेफ हैं। दोनों के साथ घर के अंदर भी होता है। तो ये सब कहावतें होती हैं जो हम सुनते हैं और हम बोलते हैं बगैर सोचे समझे। तो सोचने की ये बात है कि कपड़े बिल्कुल भी वजह नहीं होती। लोगों की गलत काम करने वाले इंसान की सोच का मसला है। वो गलत काम करना चाहते हैं और वो करते हैं। तो हमने उन लोगों को पकड़ना है, उन्हें रोकना है, ताकि आइंदा ऐसे गलत काम ना करें। ठीक है, नवाज साहब का क्वेश्चन लेते हैं। जी नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मैडम। सलाम मेरा जी। ये सवाल है कि माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, काफ़ी एतमाद आया वालिदैन को भी। तो एक तो आपने मेहरगढ़ के बारे में कुछ थोड़ी सी तफसील बता दें कि क्या वो इलाकाई सतह जी पे भी काम जी कर रहे हैं या मतलब कोई कानूनी मदद भी देते हैं। और दूसरा, अभी तक जो डिस्कशन हुई है उसमें मतलब सारे जो है मजलूम वो ख़वातीन ही हैं। तो मर्दों के नहीं साथ नहीं जो नहीं जिनसे नहीं नहीं हरासगी होती है, मेरी एक सेकंड, मेरी ज़रा बात कंप्लीट हो जाए। जी बोलिए जी मैं बोलिए। मतलब मैं एक शरीफ आदमी हूँ, फ़र्ज करें तो मेरे सामने अगर कोई लड़की टाइट पहन के आती है तो वो मुझे जिनसी हरासा कर रही है। अगर वो दुपट्टा उतार के दोबारा ले रही है तो वो भी मुझे जिनसी हरासा कर रही है। ठीक है। और वो मतलब इस किस्म की अगर हरकत मर्दों के साथ होती हैं तो फिर मतलब हमारे लिए क्या हुक्म है? अ, बहुत अच्छा सवाल किया। मेरा ख्याल है कि मैंने शुरू में कई दफा कहा कि मर्द के साथ हो या औरत के साथ हो या मुखन्नस के साथ हो, किसी की भी जिन्स की वजह से अगर कोई उसके साथ बदतमीजी करे तो वो जिनसी हरासियत है। सिर्फ औरतों के साथ हरगिज नहीं है, और ये मैं कई दफा कह चुकी हूँ। ठीक है ना? जिनसी हरासियत का मतलब है कि आपकी जिन्स की वजह से, आपके मर्द होने की वजह से या औरत होने की वजह से या ख्वाजा सरा या मुखन्नस होने की वजह से अगर कोई आपके साथ बदतमीजी करे इस किस्म की, तो वो जिनसी हरासियत है। और जो दोनों कानून है ना, वो मर्दों औरतों को और मुखन्नस को सबको प्रोटेक्ट करते हैं एक ही तरह। सिर्फ औरतों के लिए नहीं है कानून, वो सबको बचाते हैं। तो आप मर्दों के साथ ज्यादती हो वो भी रोकें, औरत के साथ हो वो भी रोके, मुखन्नस के साथ हो वो भी रोके। क्योंकि आप देखो कि हर इंसान की जो इज्जत है वो एक जितनी इंपॉर्टेंट होती है। किसी को ये हक नहीं कि आपके साथ ज्यादती करे, ना औरत के साथ करे, ना मर्द के साथ करे, ना मुखन्नस के साथ करे, क्योंकि हम सब इंसान हैं और इंसान जो है इज्जत के काबिल है। तो उसे खुद भी अपनी इज्जत करनी है और दूसरों से इज्जत करवानी भी है। और अगर कोई उनके रोकने के बावजूद उनके साथ ज्यादती करता है तो मर्द औरत मुखन्नस हर कोई इस कानून को रोके। नहीं रुकता कोई तो आप कानून के तहत रिपोर्ट कर सकते हो, चाहे पुलिस में जाके करो। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ हो रहा है तो आप वहां अपनी कमेटी के पास जाके करो। ठीक है। सो ये आपने बहुत अच्छा किया कि सबके लिए क्लियर हो गई बात कि बिल्कुल सिर्फ लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता, सबके साथ होता है। बल्कि मर्दों को तो मैं ये कहा करती हूँ कि औरतें तो फिर भी बोल लेती हैं, बदनामी होती है या बदनामी का डर होता है तब भी बोल लेती हैं, मर्द नहीं बोलते। हमें ऐसा मुआशरा बनाना है जहां मर्द के साथ ज्यादती हो तो वो भी बोल सके, बगैर इस डर के कि उनकी मर्दानगी पे लोग सवाल उठाएंगे और उनका मजाक उड़ाएंगे। तो हम सबको, अब मुआशरा कहीं बाहर से नहीं आता, हम सब मिल के मुआशरा बनाते हैं। तो हमें इस सोच के साथ अब अपने मुआशरे में ये तब्दीली लेके आनी है कि हम में से किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए,
अगर कोई करेगा तो जिसके साथ ज्यादती हुई हम सब उसके साथ खड़े होंगे, चाहे वो मर्द हो या औरत हो या मुखन्नस हो, और हम ऐसे काम नहीं करेंगे। और अगर हमने कहीं से सुना कि किसी के साथ ऐसा हुआ तो हम बैठ के ये नहीं कहेंगे अच्छा फलाने की बेटी के साथ हुआ, हाँ वो तो लड़कों में उठती बैठती थी, वो हमें पता था कोई ना कोई गुल खिलाएगी, उसको देखा नहीं कैसे कपड़े पहन के निकलती है, ये तो होना था। ये हमें इस किस्म की बातें करना रोकनी होंगी। हमें ये कहना है कि किसकी मजाल के हमारे मोहल्ले की बेटी है, हमारी बेटी है, किसकी मजाल के उसने गलत नजर से उसको देखा, उस इंसान को जाके देख रोके, उसके माँ बाप को जाके कहे कि अपने औलाद को समझाओ कि मोहल्ले में जितने लोग हैं उनकी इज्जत सांझी होती है, या कम से कम हमारे जमाने में हुआ करती थी। बच्चे जो होते हैं वो हम सबके बच्चे होते हैं, तो हम सब ने मिलके उनकी हिफाजत करनी है। माँ बाप की पहली जिम्मेदारी, लेकिन मोहल्ले वालों की, रिश्तेदारों की, स्कूल वालों की, सबकी जिम्मेदारी है उनकी हिफाजत करना। तो हम मिलके जब एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे की हिफाजत करेंगे, तो तब इस तरह के मसाइल खत्म होंगे। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ शबाना हनीफ हैं, उनका क्वेश्चन लेते हैं जी, मैडम। हाँ जी। जी शबाना। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी शबाना। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी वालेकुम सलाम, आप जारी जी करें। जी वालेकुम मेरा सलाम। सवाल मैम ये है कि जैसे मिशा शफी का जी जी वालेकुम सलाम। जी मैं ये कह रही हूँ कि जैसे किसी हाई क्लास में जैसे मिशा शफी का केस है हमारे सामने, उनके साथ जब हुआ उन्होंने सबको बताया, तो उन जैसे के साथ जब हुआ तो उनको इतनी बातें सुननी पड़ी कि जी आप इतने अरसे बाद क्यों बोली। तो अगर किसी पसमानदा इलाके में किसी के साथ कुछ होता है और वो अपना केस लेकर जाती हैं, तो वो तो एक तो अनपढ़ औरतें होती हैं, तो उनको तो एक तो पुलिस में कोई सुनवाई नहीं होती, और दूसरा ये कि उनको इंसाफ मिलते-मिलते इतना टाइम हो जाता है कि मतलब समझ से बाहर होता है कि ये होगा क्या। और दूसरा इधर एक और भी केस हुआ था समा चैनल का, वो ज़ाहिर है जॉब जी करती थी वहाँ पर, उनका जो रिकॉर्ड राइट। था ना सीसीटीवी तक का वो तक डिलीट करवा दिया। तो ऐसे में मुझे बताएँ जी ना बिल्कुल। कि ये इंसाफ कैसे मिल सकता है लोगों को? जी, आ, ये बताएँ ज़रा प्लीज़। आप अच्छा, आपने तो बहुत सारी बातें पूछ ली। मीशा शफी के केस का अगर मैं बताऊं तो मैंने उनका केस स्टडी नहीं किया, इसलिए मुझे उसकी बहुत डिटेल्स नहीं पता, या क्योंकि मैंने भी सोशल मीडिया पे सुना, और आधे लोग उनकी तरफ थे, आधे लोग अली जफर की तरफ थे, और वो मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है तो वहां किसी को इंसाफ नहीं मिलता। ठीक है ना? आधे लोग मीशा शफीक को बुरा भला कह रहे थे, बाकी के आधे लोग अली जफर को बुरा भला। तो आप मुझे बताओ कि जब आप सोशल मीडिया पे कोई ऐसा मसला आके बस बता देते हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि आपको कौन इंसाफ देगा? सोशल मीडिया तो इंसाफ नहीं देने वाला। ठीक है ना? तो इस तरह के मसले को अगर आप हल करवाना चाहते हो तो सही फोरम पे जाके रिपोर्ट करते हैं। अगर आप किसी इदारे में काम कर रहे हो, चाहे आपकी मुस्तकिल नौकरी है या आप कोई छोटे कॉन्ट्रैक्ट पे हो या इंटर्नशिप कर रहे हो, किसी भी हैसियत में काम कर रहे हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप उस इदारे की इंक्वायरी कमेटी को जाके बताते हैं कि आपके इस कॉन्ट्रैक्चुअल ने मेरे साथ ये हरकत की, तो आप अब इसका कुछ करो। इंक्वायरी कमेटी की कानूनन ये जिम्मेदारी है कि 30 दिन के अंदर इंक्वायरी करेंगे, और जो भी उनका फैसला है 7 दिन के अंदर उस पर अमल दरामद होगा। तो ये जो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ लोगों को एजुकेट करने की, वो यही चीजें लोगों को बतानी है। उन्हें पता होगा तो वो जाके सही जगह पे केस को रिपोर्ट करेंगे, ताकि गलत काम करने वाले मर्द या औरत को सजा हो सके या उसे रोका जा सके। मकसद सजा देना नहीं है, मकसद लोगों के रवैये को ठीक करना। ठीक है ना? दूसरा, आपने कहा कि कोई अमीर हो या एलीट हो या पढ़ा लिखा हो तो उसके साथ ये होता है तो गरीब को कौन पूछेगा? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। ये अभी हमारे साथ एक काम करती थी हमारे लाहौर के दफ्तर में। वो
कोई केसेस आते थे सेक्सुअल हरासमेंट के, तो उनको गाइड करती थी, एजुकेट करती थी। वहां पे एक वकील भी थे जो उनकी मदद करते थे। तो वो फिर जब ये इस काम में आप पड़ जाओ ना, तो घर में बैठे वहां पे भी ये बात की, जो जानने वाले हैं उनमें बात की, रिश्तेदारों में बात की। तो उनका एक स्कूल के साथ भी ताल्लुक है जो एक गांव में है लाहौर के बाहर। तो वहां उस स्कूल के टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, सबको पता है। तलवंडी में स्कूल है वो। तो उस स्कूल की 2 टीचर्स किसी काम से लाहौर आई। वो बस से उतरी और फिर उन्होंने कहीं जाना था, तो वो इधर उधर देख रही थी कि कोई रिक्शा वगैरह मिले तो हम जाएं। तो एक लड़का था, वो पास से गुजरते, यंग टीचर्स थी दोनों, और ताजी ताजी गांव से आई है लाहौर। वो गुजरता था, वो कुछ देख के गलत सी बात करके जाता था, फिर उधर से घूम के आता था, फिर पास से गुजरते हुए इन्हें कुछ कहता था, गलत नामुनासिब बात। तो इनको पता था, उन्होंने कहा ये जो कर रहा है हमारे साथ, ये तो सेक्सुअल हरासमेंट। स्कूल में पढ़ाती थी वहां पे। उन्होंने कहा, आपस में बात की कि अच्छा अब आने दो इसको, इसको हम पूछते हैं। वो अगली दफा जो चक्कर मार के आया ना, उनके पास से गुजरते हुए उसने कुछ गलत सी बात की, पास होके जरा हंस के। एक ने उसको यहाँ गले से पकड़ा, और दूसरी ने जूता उतार के जो उसकी पिटाई करनी शुरू की है ना, मार मार के उनके इर्द गिर्द लोग इकट्ठे हो गए कि जी क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो बेचारे को। उसने कहा कि मेरे साथ ये क्या कहता रहा है, ये कहा, ये कहा, ये कहा। हर चक्कर पे जो उसने बात की थी, उन्होंने कहा ये कह रहा था। उस वक्त तुम में से किसी को नहीं पता चला कि इसको मना करना है। अब तो हम छोड़ेंगे नहीं, पुलिस को बुलाओ, पुलिस के हवाले करेंगे इसे। 509 में हमने इसको अंदर करवाना है। उन्होंने उसकी पिटाई की। मैं ये नहीं कह रही कि वायलेंस अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि हमें पता होना चाहिए कि ये गलत बात है। हमारे साथ कोई करेगा तो हमने उसको रोकना। वहां से पुलिस की गाड़ी गुजर गई रही थी, उन्होंने देखा कि क्या रश हुआ है, क्या हो रहा है। वो आए, उतरा, देखा, तो इन्होंने कहा कि इस बंदे ने ये किया, 509 के तहत आप इसको लेके जाओ, इसको सीधा करो। वो बंदों ने उसको, लड़के को, अपनी पुलिस की गाड़ी में बिठाया, ले गए। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमें पता हो। एक कहावत है, कहते हैं नॉलेज इज पावर। सो हमें पता होगा कि ये रवैया गलत है। अब कानूनन जुर्म है हमारे मुल्क में ये नहीं करना, और कोई अगर हमारे साथ करेगा तो हमने उसको रोकना है। हमारे रोकने से कोई नहीं रुके तो उसको पकड़वाना है, चाहे इदारे के अंदर कमेटी के पास या पुलिस। तो इसलिए लोगों को एजुकेट करना जरूरी है। आप लोग अपनी तहरीरों से लोगों को एजुकेट करें। और जो लोग सोशल मीडिया पे हैं, बड़ी दुनिया हमारे मुल्क में भी सोशल मीडिया पे है। आप जहाँ फेसबुक और ट्विटर और यूट्यूब और वो सारी जगहों पे जाते हो, कभी कभी थोड़ा सा अपने को एजुकेट करने पे एक 10वां हिस्सा भी लगा दो ना, जो आप सोशल मीडिया पे गुजारते हो। आप नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे चले जाओ, आप सेनेट की वेबसाइट पे चले जाओ, देखो कि क्या कानून पास कर रहे हैं। मेरी जिंदगी से इन कवानीन का क्या ताल्लुक है, किस जुर्म के लिए कानून पास हुआ है। मुझे कहीं पे जरूरत पड़े तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंटेरियंस जिनको वोट दे के मैंने भेजा था कि जाओ मेरे लिए कानून साजी करो, उन्होंने ये कानून मेरे लिए बनाया। मुझे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं इस्तेमाल करूंगी या करूंगा। हमारी खुद भी जिम्मेदारी बनती है अपने आप को एजुकेट करने की। हम हर वक्त दूसरों की तरफ नहीं देख सकते कि ये हो गया तो अब क्या होगा। पहले तो अपने से सवाल करें कि हाँ ज्यादती हो गई, अब मैंने करना क्या है। मुझे मेरे कवानीन का पता है, कवानीन से पहले मुझे मेरे हकूक का भी पता है कि नहीं। मैंने कभी मुल्क का आइन पढ़ा? बेशक हाँ, तालीम की कमी है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने कभी आइन को पढ़ा? उन्होंने मेरे क्या हकूक हैं आइन के तहत वो कभी पढ़े? और अगर मैंने खुद अपने को तालीम देने के लिए कुछ नहीं किया, तो मैं किसी को कैसे कह सकती हूँ कि मेरे साथ ये मसला हो गया, कोई कुछ करने वाला नहीं है। मैं अपने लिए क्या कर सकती हूँ, मुझे पहले वो करना है। और उसमें सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करना है, अपने आप को तैयार करना है, ताकि मैं एक जिम्मेदार पाकिस्तानी की हैसियत से अपनी
हकूक का भी पता हो, अपनी जिम्मेदारियों का भी पता हो। ठीक है ना, तो मैडम, जिम्मेदार नवाज साहब का जो इंसान बनना क्वेश्चन है। था उसको नवाज साहब ने जो क्वेश्चन किया था उसका दूसरा हिस्सा मिस हो गया, उसको भी अगर काइंडली एड्रेस करते हैं, फिर मुझे भी किशोर वो रशीद याद, साहब को बोलते का बोलते सवाल याद भी आया लेते हम हैं लोग जी। मेहरगढ़ के हवाले से। मेहरगढ़ जो है वो एक तो यंग लीडर्स के साथ काम करता है, उनको यही बताते हैं हम कि जिम्मेदार डेमोक्रेटिक मुआशरा कैसे बनाते हैं, जहाँ पे लोग अपनी जिम्मेदारियां और अपने हकूक को समझें और उसके हिसाब से रहें। प्लूरलिज्म की बात करते हैं कि हर मजहब, हर अकीदे के लोग जो हैं वो बराबर के शहरी हैं और उनके बराबर के हकूक। सो एक हमारा यूथ लीडर्स के साथ काम होता है, और दूसरा जो जिनसी हरासियत का कानून है उसको हम पूरे मुल्क में उस पर अमल दरामद कराते हैं, जिसका मतलब है कि जितने इदारे हैं सरकारी गैर सरकारी, उन्हें बताते हैं कि कानून के साथ कंप्लाइंस कैसे करनी है, ये इस कानून पे अमल दरामद कैसे करना है, ताकि उन इदारों में जो लोग काम करते हैं उनके लिए अच्छा माहौल बनाने की जिम्मेदारी को समझें और निभाएं। उनकी जो कमेटियां होती हैं उन्हें हम ट्रेन करते हैं कि अगर आपके पास कोई केस आता है जिनसी हरासानी का, तो आपने कैसे कानून के तहत इंक्वायरी करनी है, उसमें जो प्रोसीजर दिया गया है। सो ऑर्गेनाइजेशंस को, इदारों को, तंजीमों को की मदद करते हैं कि वो अपना अपना माहौल कानून के तहत बेहतर करें, ताकि लोग इज्जत के साथ कमा सकें। ठीक है ना, जो होता है, और हम पूरे पाकिस्तान में काम करते हैं। सो जो आप कह रहे थे कि कोई कानूनी मदद करते हैं या नहीं, तो उस लेवल पे हम काम नहीं करते। अगर कोई केस आ जाता है, कोई कॉल करे हमारे दफ्तर, कहाँ से नंबर लेते हैं मुझे नहीं पता, कहीं वेबसाइट से देख के या जान पहचान के किसी से, तो हम उनसे बात करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपका जो मसला है वो जिनसी हरासानी है या नहीं है। अगर है तो आप कहीं नौकरी करते हो या नहीं करते हो, तो अपनी कमेटी को जाके बताओ। अगर नहीं करते तो आपके पास कोई प्रूफ है, कोई गवाह है। अगर नहीं है तो आप इकट्ठे कर सकते हो, और उसकी मदद से गवाहों और एविडेंस के साथ पुलिस में जाके रिपोर्ट। सो उनको बताना, उनको मशवरा देना, उनके साथ साथ रहना, लेकिन जो है ना कि लीगल सपोर्ट देते हैं या नहीं, वो उस तरह वाला हमारा मेहरगढ़ का काम नहीं, क्योंकि किशोर और साहब बहुत का से इदारे क्वेश्चन। हैं जो वो काम कर रहे हैं। ठीक है ना, बेदारी है, वाइस है, और बहुत से इदारे हैं। आप इंटरनेट पे भी देखो, मिल जाते हैं। जो बार काउंसिल्स होती हैं बहुत से शहरों में, वहां भी बहुत से वकला होते हैं जो बगैर फीस लिए मदद करते हैं। वो कहते हैं अच्छा अगर हमने महीने में 10 केस करने हैं तो एक केस हम मुफ्त करेंगे। तो बार काउंसिल जो है उससे जाके राब्ता करें तो आपको वहां से लीगल सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन मेहरगढ़ वो उस तरह वाला काम नहीं करता। किशोर रशीद सो साहिबा का क्वेश्चन फिर मैडम लेते हैं जी। किशोर, क्वेश्चन आप लीजिएगा। जी मैम, मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि जब किसी के साथ भी हरासमेंट होती है तो एक एंगर या गुस्सा जो है वो एक फितरी बात है, बिल्कुल गुस्सा है, आता है बहुत ज्यादा। बिल्कुल है। और वो उसको अगर यानी आपको किसी ने तंग किया है, जैसे अभी अभी आप जिक्र कर रहे थे, आप उसको पुश करते हो, आप उसको मारते हो या आप कुछ भी करते हो अपने एंगर में, तो ये तो नहीं होगा कि इसके बारे में कानून क्या कहता है कि आप थाने जाएं तो वो उल्टा आप पे केस बनाई बैठे हो, जी आपने तो वायलेंस कर दी, आपने तो इनको मार दी। इसके बारे में आप बताएं कि किस हद तक उनको आप अपना एंगर उतार सकते हैं, आप मार सकते हैं, या किस हद तक मैंने आप मैं कर सकते हैं और बाकी पुलिस को करना चाहिए। हाँ, मैं ये कभी भी नहीं कहूंगी कि कोई आपके साथ ऐसी हरकत करे तो आप उसको मारो। ये मैं सिर्फ उस बात के जवाब में, ये मुझे भी किस्सा किसी ने सुनाया तो मैंने शेयर किया कि ऐसा नहीं है कि गांव की औरतों को नहीं पता या वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती, वो बेचारी भी नहीं होती। ठीक है ना, वो बिल्कुल हमसे, आपसे कई दफा ज्यादा कॉन्फिडेंट होती हैं और एक्शन भी ले लेती हैं। हम शहरों में डरते रह जाते हैं कि हाय किसी ने देख लिया, कुछ कह दिया तो क्या होगा। लेकिन मारपीट या वायलेंस कभी भी किसी मसले का हल नहीं होता। हम ना इंसान हैं,
तो हमें बात से रोकना है, जबान से रोकना है। और हमें अगर पता होगा कवानीन का, मुझे ये भी कई लड़कियों ने कहा कि हम बस स्टॉप पे खड़े होते हैं और कोई लड़का अब अगर जाते जाते कोई गलत बात करता है तो हम उसे कहते हैं कि इंसान बन जाओ, नहीं तो 509 में अंदर करवा दूंगी। तो कहती है कि उनको ऐसे लगता है कि अच्छा इसको कुछ पता है शायद जो मुझे नहीं पता, क्या पता सचमुच ही मुझे अंदर करवा दे। तो कहती है कि वो फिर हट जाते हैं। सो एक तो हमें, जो मैं कह रही थी, अपने को एजुकेट करना है। काम की जगह पे अगर कोई करे ऐसी हरकत तो गुस्सा आता है, दुख भी होता है, बुरा भी बहुत लगता है, लेकिन हमें ये देखना है कि जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी ना कि ये उसी तरह की बुराई, इसको हमने बनाना है कि जैसे कोई किसी ने अगर मुझे गाली दी है तो मैंने उसको रोकना है, किसी ने अगर थप्पड़ मारा है तो मैंने उसको रोकना है, इसी तरह किसी ने कोई जिनसी तौर पे नामुनासिब बात की है तो मुझे उसको रोकना है। मुझे शर्मिंदा होके चुप नहीं कर जाना कि हो उसने ऐसे कह दिया तो अब मैं क्या कह सकती हूँ। नहीं, किसी ने गलत बात की, नामुनासिब बात की, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे बताओ कि आज तो आपने ये बात की है, आज के बाद आप ऐसी बात नहीं करेंगे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आपने जो ये हरकत की। फर्म तरीके से हंस के और ऐसे कंधे झुका के ऐसे नाना किया करें, तो वो आप उसको, दूसरे इंसान को मिक्स्ड मैसेजेस दे रहे हो। स्माइल का मतलब है आपको बात अच्छी लगी, आपके अल्फाज कह रहे हैं कि आप उसे कह रहे हो कि नहीं करना, तो उसे क्या पता चलेगा कि आपको अच्छा लगा कि बुरा लगा। आप फर्म आवाज में सीरियस चेहरे के एक्सप्रेशंस के साथ जब अगले इंसान को कहो कि आज तो ये बात कर दी, आज के बाद नहीं करना, तो उसे समझ में आए कि आपको ये बात। कई दफा लोग जब शोगल में ऐसी हरकतें करते हैं ना, तो उन्हें ऐसे लगता है कि शायद आपको भी अच्छा लग रहा है, और आप जब कुछ नहीं बोलते और इग्नोर करने की कोशिश करते हो, तो हमारे यहाँ खामोश होने पे क्या कहते हैं? खामोशी नीम रजामंदी। आप अपनी तरफ से इग्नोर कर रहे हो, वो अगला बंदा समझ रहा है कि हाँ आधी आधी तो राजी है, 2-3 दफा और ऐसी बात करूं तो पक्की राजी हो जाए। सो हमें ना बड़े साफ साफ, कोई बात अच्छी लगी है तो आप स्माइल कर दो किसी की, और कोई बात बुरी लगी है तो वहीं पे कह दो कि ये मुझे बहुत बुरा लगा। सो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है अगले इंसान को रोकना, और आपके रोकने पे भी अगर कोई नहीं रुकता, एक दफा मर्द या औरत, तो फिर आप अपने इदारे की इंक्वायरी कमेटी को जाके बताएं। ठीक है ना? अगर आपके इदारों में कमेटियां नहीं बनी तो आपकी अब जिम्मेदारी, आपको आज पता चल गया, आप कल काम पे जाओ या अगर घर से काम कर रहे हो, आप अपने एचआर वालों से, अपनी मैनेजमेंट से पूछो कि ये कानून को पास हुए 10 साल हो गए, हमारे यहाँ अभी तक कोई कमेटी क्यों नहीं बनी? आपने इस लॉ से कंप्लायंस क्यों नहीं की अभी तक? क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो इदारे कंप्लायंस नहीं करते, उनका कोई भी एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कोर्ट लेके जा सकता है नॉन कंप्लायंस पे, और अगर आप प्रूव कर दो कोर्ट में कि आपके यहाँ वाकई इस लॉ की कंप्लायंस नहीं है, तो कोर्ट फाइन कर सकता है आपके इदारे। सो आपकी जिम्मेदारी बनती है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, कानून बन गया, इस पे अमल दरामद करना। अगर उन्होंने नहीं किया तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कानून के तहत आप रिपोर्ट करके आप उन्हें कहो कि जी कंप्लाई करो, आपकी बात नहीं सुनते तो आप कोर्ट में जाके नॉन कंप्लायंस की शिकायत कर दो। सो जैसे मैं कहती थी ना कि इमोशंस, हाँ इमोशनल हम हो जाते हैं, गुस्सा आता है, दुख होता है, लेकिन हमने अकल से काम लेना है। हम सब बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत स्मार्ट हैं। अपने को एजुकेट करना है, हकूक का पता हो, कोई हमारे हकूक हमें नहीं इस्तेमाल करने देता, इज्जत से जीने का हक, इज्जत से कमाने का हक, तो फिर हमें क्या करना है वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना? एक जिम्मेदार शहरी के नाते, एक जिम्मेदार एम्प्लॉय के नाते, एक जिम्मेदार इंसान के नाते अपनी हिफाजत खुद करनी है, तो वो पता होगा कि क्या करना है, तो सही कदम उठाएंगे मसले को हल करने के लिए। मारपीट नहीं, सोशल मीडिया पे डालना चाहो तो आप 100 दफा डालो, लेकिन आपका मसला खत्म नहीं होगा।
मसले को हल मैडम कराना इसमें थोड़ा चाहते हो सा तो सही इसको थोड़ी सी फोरम। डिटेल में आपसे जानना चाह रहा हूँ कि फॉर जी एग्जांपल किसी लड़की ने पहले रजामंदी का इजहार किया, वो बातचीत करते जी रहे, एक टाइम आया दोनों ने मतलब दोनों में से किसी एक ने, मेल ने या फीमेल ने, ये डिसाइड कर लिया कि हमें कैरी ऑन नहीं करना, मुझे कैरी ऑन नहीं करना। अब इस पर वो दूसरा बंदा आग बगोला हो गया, उसने कहा जी मैं तो तुम्हारी तस्वीरें नेट पे शेयर करूंगा, मैं तो ये करूंगा, अगर फिर हम वो एसिड थ्रोइंग वाले सीन पे चले जाते हैं, तो क्या ये किसी का हक है कि पहले कमिटमेंट करे और बाद में उसको लगे कि नहीं ऐसा मुमकिन नहीं है, हम नहीं चल पा रहे हैं, तो उस कमिटमेंट को ब्रेक कर दे? क्या ये एथिकली ठीक है या लीगली ठीक है? आप ये देखो ना कि दोस्ती जो होती है, लड़की और लड़के की अगर दोस्ती है या कोई भी दोस्ती है, आप दोनों की मर्जी से दोस्ती होती है, ठीक है ना। आपने दोस्ती की और ये जिनसी हरासियत वाला भी उसकी की एक एक उसका एस्पेक्ट है। आप ये देखो कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, लड़कों के कॉलेज में आपने किसी लड़के से दोस्ती की, उसके साथ आप वक्त गुजारते हो और आपको ऐसा ऐसा पता चलता है कि भी इसको तो नशे की भी आदत है, ये तो और ये गलत काम करता है। तो मेरी अम्मी तो कहती हैं कि भाई आप बुरे लोगों से दूर रहो। तो अब मुझे पता चल गया कि ये लड़का तो बहुत सारे गलत काम करता है, तो मुझे इसके साथ दोस्ती नहीं करनी। तो आप फिर उससे पीछे हट जाते हो। एक दफा दोस्ती करने का ये मतलब थोड़ा है कि आपने सारी उम्र का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि अच्छा आप दोस्ती कर ली तो अब तो आप हट ही नहीं सकते पीछे। इसी तरह जब लड़की लड़के की कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, तो इकट्ठे बैठ के ब्रेक हुई, उसमें इकट्ठे बैठ के चाय पी ली या खाना खा लिया। आपको पता है कि आपका दीन भी इसकी इजाजत देता है और आपके मुल्क का आईन भी आपको इजाजत देता है, आप अपनी जिंदगी का साथी अपनी मर्जी से चुन सकते हो। सो अगर बातचीत हो गई काम की जगह पे, कभी कभी ऐसे होता है कि दो लोग अपनी मर्जी से दोस्ती उनकी होती है या किसी किस्म का रिश्ता शुरू हुआ, उसके बाद या तो आपको लगा कि दूसरा इंसान जो मैं समझ रही थी या जो मैं समझ रहा था वैसा नहीं है, मुझे इस रिश्ते से निकलना है। दूसरा इंसान आपको ब्लैकमेल करने लगता है कि नहीं अब तो सबको पता है दफ्तर में कि इन दोनों की आपस में दोस्ती है, तो तुम ये करोगे तो मैं ये कर दूंगी। और ये पता है ये लड़कियां भी ऐसी हरकतें करती हैं, लड़के भी करते हैं। कई दफा लड़कियां इस वजह से दोस्ती करती हैं, कोई लड़का पसंद है वो शादी करना चाहती है। लड़का अगर जब वो दोस्ती है साल भर रही, उसके बाद वो कहती है कि अच्छा अब अपनी अम्मी को मेरे घर भेजो। वो कहता है भाई मेरी तो भी दो बहनें हैं, मेरी तो भी पहली नौकरी है, मैंने एस्टैब्लिश होना है, बहनों की शादी हो जाए उसके बाद मेरी बारी आए। वो उसको फिर तंग करना शुरू करती हैं। तो वो लड़के जो हैं वो कहते हैं कि भाई मुझे ऐसे दोस्ती नहीं करनी, मैं भी कोई कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं। ठीक है ना, दोस्ती की हद तक ठीक है, उसके आगे नहीं। लड़कियां ब्लैकमेल करना शुरू हो जाती हैं। कई दफा लड़के जो है वो रिश्ते को दोस्ती को अगले लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, लड़की कहती नहीं नहीं यहाँ तक दोस्ती तो ठीक है, इसके आगे शादी के बाद तो वो लड़के ब्लैकमेल करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जहां पे ये बात आती है ना जो आपने कहा अभी सोहेल के वो तस्वीरें अपलोड करने की, तो आप ये देखो इस तरह के मसाइल आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। वो लड़की कॉल करके हमें कहती है कि जी वो उसके पास मेरी बड़ी नामुनासिब तस्वीरें हैं, तो वो ब्लैकमेल कर रहा है कि तुम्हारी फैमिली को भेजूंगा या अपलोड कर दूंगा फेसबुक पे। तो आप पहले ये मुझे बताओ कि आपकी नामुनासिब तस्वीरें किसी दूसरे इंसान के पास गई कैसे? आप आप अपनी इतनी भी इज्जत नहीं करते हो कि आप अपनी कोई गलत किस्म की तस्वीरें खींच के किसी को दूसरे को देते हो या दूसरे को इजाजत देते हो कि आपकी कोई तस्वीर खींचे। आपके दिल में आपकी अपनी कोई इज्जत नहीं है, अपने जिस्म की कोई इज्जत नहीं। अगर आप खुद नहीं करते तो आप किसी को कैसे ब्लेम कर सकते हो? सो हमें हर कदम सोच समझ के लेना है, जिम्मेदार इंसान बन के रहना है कि कोई ऐसी गलत हरकत नहीं हो जाए हमसे कि कल को हमारे लिए ही मुश्किल हो जाए। और फिर हमारा मुआशरा जिस तरह का है, जिस तरह की हमारी फैमिलीज होती हैं, इतने हम एक दूसरे के नजदीक होते हैं, अ, ये भी सोचने का है कि हम कुछ गलत करेंगे तो कल को हमारे माँ बाप को पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा।
ये सब सोचने की बातें होती हैं, और ये लड़कियों लड़कों मुखन्नस सबके लिए सोचने की बातें होती हैं। हमें अच्छा इंसान बन के अपनी जिंदगी गुजारनी है, हमें जिम्मेदार इंसान बन के अपनी जिंदगी गुजारनी है। जिम्मेदारी अपनी तरफ भी होती है, अपनी फैमिली की तरफ होती है, अपने मुआशरे की तरफ होती है, अपने मुल्क की तरफ होती है। तो हम सब जब जिम्मेदार इंसान बनने की कोशिश करेंगे तो फिर इस तरह के मसाइल खुद ब खुद कम होते जाते हैं। और कभी कुछ गलत हो भी जाता है तो फिर हमने ये देखना है कि अच्छा, ये मसला जो अब बन गया, तो इसको हल कैसे करना है। आपस में बात करते हैं, अगर आपस में बात करके मसला हल नहीं हो रहा, या अगर आप जिनसी हरासियत का ले लो, उन दो लोगों का जिनकी आपस में दोस्ती थी, तो फिर वो कमेटी के पास केस लेके जा सकते हैं, और कमेटी उन्हें ये नहीं कह सकती कि हाँ पहले दोस्ती क्यों की थी, ये तो होना ही था, हम तो सोच रहे थे कब रोती हुई हमारे पास आएगी। गलत कामों के गलत नतीजे, बड़ी हम बातें करते हैं ना। सो ऐसा नहीं करना। जहां तक दोनों की मर्जी शामिल है और दोस्ती है, वहां तक एक्सेप्टेबल है दोनों के लिए। जहां किसी एक ने मना किया और दूसरे ने उसके मना करने के बावजूद वही हरकत दोबारा की, तो वहां सेक्सुअल हरासमेंट हो गई। और आप अगर कमेटी के पास केस लेके जाते हो तो कमेटी को वो केस लेना है, और इंक्वायरी जब करते हैं ना, एक से भी पूछते हैं, दूसरे से भी पूछते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, दोनों की कहानियां अलग अलग हैं, दोनों को इकट्ठा बिठा के कमेटी सवाल जवाब करती है, तो वो फिर समझ आ जाती है उन्हें इंक्वायरी के दौरान कि हाँ दोस्ती हुई थी, कब हुई थी, कहाँ तक दोनों की मर्जी से थी, कहाँ पे जाके एक इंसान ने कहा कि बस, दूसरे इंसान ने उसकी बस या मना करने को रिस्पेक्ट नहीं किया, अपनी मर्जी ठोसने की कोशिश की। तो जब आप कुछ गलत करते हो, जब दूसरे इंसान की मर्जी के खिलाफ कुछ करते हो, तो वो गलत होता है, उसकी सजा होती है। ठीक है, तो वो सेक्सुअल हरासमेंट अगर का केस है तो वहां भी सजा हो सकती है। बेशक पहले दोस्ती थी, फर्क नहीं पड़ता। जहां एक ने कहा नहीं, आपको रोका, आप नहीं रुके, उसके बावजूद, मना करने के बावजूद वही हरकत की, सेक्सुअल हरासमेंट हो गई। मैडम, एक नेशनल यूनिवर्सिटी थी, वहां पे एक लड़की हम्म, ने कंप्लेन की कि ये लड़का मुझे तंग कर रहा है। और हाँ जी। जब वो कमेटी में केस गया और उसके वालिद को लड़की ने कंप्लेन की और उसका वालिद भी उस जगह पे शामिल हुआ, उन्होंने कहा कि ये गलत है। अच्छा, कमेटी हम्म, को उस लड़के ने उसकी वीडियोस और पिक्चर्स शेयर की, और कमेटी ने हम्म, उसके फादर को कहा कि आपकी बेटी इसमें इन्वॉल्व है और बहुत गलत है, आप अपना केस हम्म, वापस ले लें, वरना ये आपकी जगहसाई होगी, ये तो बहुत गलत बात है। हाँ। इसका मतलब है कि उस यूनिवर्सिटी की जो कमेटी थी वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं थी, या उन्होंने कानून भी शायद ठीक से नहीं पढ़ा था। कानून को एक दफा आप पढ़ लो तो आपको समझ आती है कि कानून ये कहता है कि ये केसेस कॉन्फिडेंशियल रखे जाएंगे। तो पहले तो माँ बाप को इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, कानूनन आप किसी, सिर्फ आप उन लोगों से बातचीत करते हो जो, जिन्होंने या तो कुछ देखा या सुना, कोई गवाह है या कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दे सकता है। आप सिर्फ, आप लड़की से बात करो, लड़के से, या जिन दो लोगों का केस है आप उनसे बात करते हो, अगर कोई गवाह है दोनों में से किसी के, आप उनसे बात करते हो और उन्हें कहते हो कि हम आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं, आप प्लीज यहाँ से बाहर किसी से ये बात नहीं करेंगे। कानून कहता है कि कॉन्फिडेंशियल रखना इन केसेस को। और उसके बाद अगर कोई गवाह नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो फिर लड़की या दोनों पार्टीज के इर्द गिर्द जो लोग हैं आप उनसे सवाल जवाब करते हैं, एक एक से। अंडर ओथ भी आप उनसे स्टेटमेंट्स ले सकते हैं, आप अलहदा कमरे में बिठा के, और फिर उनको यही ताकीद करनी है कि आप इस मसले के ऊपर किसी से बात नहीं करेंगे, घर तक तो बात पहुंचनी ही नहीं चाहिए। और अगर कोई कमेटी के पास एविडेंस आ गई थी तो फिर तो प्रूफ है कि ये गलत काम हो रहा है, तो उन्हें तो उस एविडेंस के बेसिस पे फैसला करना चाहिए था, और उस फैसले वो जो एविडेंस था उसे अपने पास रखना चाहिए था।
और उसकी अगर कोई और कॉपीज थी तो वो भी लेनी चाहिए। तो वो जब कमेटी के मेंबर कानून को नहीं पढ़ते, उसके तहत केसेस को हल नहीं करते, तो फिर लोगों का नुकसान होता है, उनके साथ ज्यादती हो जाती है। कानूनन कमेटी की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। अच्छा मैडम, एक क्वेश्चन यंग पेरेंट्स की तरफ से है। आपने भी सुना होगा, हम भी आए दिन सोशल मीडिया पे और अखबारों में देखते रहते हैं, बच्चे को मस्जिद और मदरसे में भेजा और वहां पर उनको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एक तरफ मस्जिद और मदरसे की हुर्मत है, दूसरी तरफ दीन से मोहब्बत है, और तीसरी तरफ ये परेशानी है कि अगर बच्चों को दीन सिखाएंगे तो फिर ये वहां भेजेंगे तो क्या होगा। ऐसी सिचुएशन में ये जो डिलेमा है पेरेंट्स का, इसको कैसे रिजॉल्व करें? आप देखो, वैसे मैं अपनी पर्सनल अगर राय दूं ना, तो मुझे तो पहले यही नहीं समझ आती कि आपके जो बच्चे हैं उन्हें आपने अपना ही मजहब सिखाना है ना, अपना दीन सिखाना है। तो अपना दीन सिखाने के लिए आपको बच्चों को किसी और के पास भेजने की क्या जरूरत है। और जो पाकिस्तान में मेजोरिटी का मजहब है वो तो इस्लाम है। और इस्लाम जो है वो सिर्फ इबादतें करना नहीं है, इस्लाम इज अ वे ऑफ लाइफ। आपको जिंदगी जीने का सलीका सिखाता है ये दीन। तो जिंदगी कैसे गुजारनी है वो तो आप जैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, जैसे अपने घर में रह रहे हो, आपके बच्चे आपको देखेंगे तो वही सीखेंगे कि अच्छा झूठ नहीं बोलना, अच्छा अपने बड़ों का ख्याल रखना है, अपने बच्चों के साथ कोई ज्यादती नहीं करनी, खाना वक्त पे देना है, कोई भूखा नहीं सोए, हमसायों से पूछना है उनके मियाँ की नौकरी चली गई, उनको खाना आज अच्छा बनाया उनसे भी शेयर कर लेते हैं, भूखे ना सो जाएं कहीं। तो ये बातें आप खुद क्यों नहीं अपने बच्चों को सिखा सकते? आपको क्या जरूरत है कि बाहर किसी के पास भेजो? सोचने की बात है ना। हमने जो दीन की तालीम हासिल की वो अपने घर में की, अपने माँ बाप, नानी नाना, दादी दादा से सीखा, उनको जैसे अपनी जिंदगियां गुजारते हुए देखा, तो हमें पता चला कि हमें क्या करना है। ठीक है ना। अपने वालिद को बीमारी में भी काम पे जाते देखा, क्योंकि उनकी छुट्टी खत्म हो गई। तो जब उनके वो बॉस कहते थे कि जी हम आपकी छुट्टी अप्रूव कर देते हैं, आपकी तबीयत नहीं ठीक, आप घर बैठो, तो वो कहते हैं कि नहीं यार, मैं विदाउट पे अफोर्ड नहीं कर सकता, और मेरी छुट्टी खत्म हो गई, जितनी थी मैंने सारी इस्तेमाल कर ली। तो वो सोटी पकड़ के नौकरी पे जाया करते थे। वो कहते थे कि मैंने अपनी कमाई हलाल तो करनी है ना, तो अगर छुट्टी नहीं है तो और विदाउट पे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं कैसे बॉस के कहने पे घर बैठ जाऊं? छुट्टी नहीं है और काम नहीं करूंगा तो वो मेरी तनख्वाह हलाल कैसे होगी जो पूरे महीने की मुझे देंगे? तो वहां से जो अपने बाप को बीमारी में नौकरी पे जाते हुए देखा, तो मुझे ये पता है कि हलाल करना अपनी कमाई को बहुत जरूरी है। मैं कभी एक पैसा भी हराम का अपने घर नहीं लेके आऊं, घर क्या लूंगी ही नहीं, क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं, मैंने अपने बाप को कमाते हुए हलाल देखा। आपको अपने बच्चों को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है दीन की तालीम के लिए। आपने अपनी जिंदगी ऐसे गुजारनी है कि बच्चे आपको देख के सीखें कि दीन क्या सिखाता है। बहुत आसान सी बात है। आपके बच्चे आपके पास होंगे, महफूज भी रहेंगे, और आप ज्यादा बेहतर उन्हें तालीम दे सकते हैं, क्योंकि मैडम आपकी एक क्वेश्चन इंटरेस्ट है, आपकी मैडम एक जिम्मेदारी भी क्वेश्चन है, और एक आपकी क्वेश्चन इंटरेस्ट मैडम भी है मुझसे। कि आपके बच्चे। जी सॉरी, आप बोलिए। मैडम एक क्वेश्चन मुझसे एक मेंबर ने पूछा, मुझे लगा कि शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद मुझे दो तीन लोगों ने अलग से कहा कि आप हमारा नाम लिए बगैर ये सवाल कीजिए। तो जी मुझे जरूर। लगता है कि शायद वो भी पूछ लेना चाहिए। वो ये पूछ रहे हैं कि जो बीवी है वो अगर अपने हस्बैंड के साथ कंफर्टेबल नहीं है किसी फिजिकल रिलेशन के अंदर, तो वो इस पर क्या किस तरह से मना करेगी? क्या उस पे कोई लॉ है, कोई एथिक्स है, क्या चीज है, क्या वो मना कर सकती है? अभी तक हमारे मुल्क में इस तरह का कोई कानून नहीं है।
लेकिन अगर आप अपने को अच्छा इंसान समझते हो तो आप ये देखो कि किसी के साथ ज्यादती करना, उसकी मर्जी के बगैर कुछ करना अच्छी बात है या नहीं है, क्योंकि दूसरा भी इंसान है ना और मुकम्मल इंसान है। तो आप किसी के साथ भी उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती करो तो मेरे हिसाब से, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मुझे इतना पता है कि हमारे मुल्क में कानून नहीं है, लेकिन मैं एक इंसान की हैसियत से और ये बहुत से लोग बात पूछते हैं, तो मुझे तो यही समझ में आती है कि किसी भी इंसान के साथ जबरदस्ती करना सही नहीं है। आपका ये प्यार का रिश्ता होता है, इज्जत का रिश्ता होता है मियाँ बीवी का, तो ऐसा रिश्ता जो खून का रिश्ता नहीं है, आप एक दूसरे की इज्जत करोगे तो ये रिश्ता अच्छा चलेगा। आप एक दूसरे के साथ ज्यादती करोगे तो फिर वो कोई डर के इज्जत तो कर सकता है, दिल से नहीं कर सकता। अगर आप उसके साथ ज्यादती या जबरदस्ती कर रहे हो, उसकी मर्जी के खिलाफ आप उसके साथ कुछ कर रहे हो, सोचने की बात है ना, इसमें कोई कानून, आप अपने दिल से पूछो, बाकी सबको छोड़ दो। आंखें बंद करके अपने दिल में पूछो कि ये सही है या गलत है, तो आपका अंदर जो है ना वो आपको जवाब दे देगा कि ऐसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बड़ी यानी आसान अपने सी आप बात, को सेल्फ एजुकेशन की बात है, अपने अंदर झांकने की बात है। बिल्कुल, कि मतलब बड़ी बेसिक सी बात है कि आप कैसे किसी इंसान के, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपने सारी उम्र गुजारने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसका कुछ नहीं काम करने को दिल करता और आप जबरदस्ती करते हो, तो फिर ये कैसी पार्टनरशिप हुई। अच्छा, थोड़ा सा इसको कंक्लूड करते हैं, थोड़ा सा इनकी तरफ लेके जाते हैं। काफी आपका टाइम जी लिया। एक आखिरी सवाल मैं पूछ लेता हूँ, मुझे काफी दिलचस्प जी लगा। वो ये कह रहे थे कि अगर दो लोग रिश्ता खत्म करते हैं और दोनों काफी करीब थे, अगर लड़का हम्म। विड्रॉ करता है तो उसे तो हर एक ने ब्लेम करना है कि भाई ये तो लड़का है, लड़की इल्जाम लगा रही है तो वो तो ठीक होगा। तो उसका विड्रॉ करना कैसे देखा जाएगा? वो अपने आप को कैसे कहे कि यार आई डोंट वांट टू कंटिन्यू? मैं आपको बताऊं सुहेल, ये हमारे यहाँ लड़कों के साथ भी बहुत ज्यादती हो जाती है, क्योंकि पता यहाँ भी समझने की बात यह है कि लड़की और लड़का और मुखन्नस ये सारे इंसान हैं और बराबर के इंसान हैं। लड़की का भी जो हक है वो लड़के का हक है, वो मुखन्नस का हक है। आप अपनी मर्जी से कोई भी रिश्ता बनाते हो और अगर आप उस रिश्ते से निकलना चाहो तो ये लड़की का भी हक है, लड़के का भी हक। और हम जो मुआशरा है, हमें किसी के लिए इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए कि लोग इस डर से रिश्तों को निभाते जाएं कि लोग क्या कहेंगे। वो लोग हम हैं, हमारे डर से लोग रिश्तों से निकल नहीं सकते, चाहे वो कितने तकलीफ दे रिश्ते क्यों ना हो और चाहे वो कोई भी रिश्ते क्यों नहीं हो। लड़के की जिंदगी, आप में से जो माए हैं या जो बाप हैं, वो सोचो कि आपको अपनी बेटी से जितना प्यार है अपने बेटे से है या नहीं है। मेरे 3 बच्चे हैं, मुझे तीनों बहुत प्यारे हैं। मैं नहीं चाहूंगी कि ना कोई मेरी बेटी के साथ ज्यादती करे, ना कोई मेरे बेटे के साथ ज्यादती करे। तो जितने लड़के लड़कियां हैं वो किसी ना किसी के बेटे और बेटियां हैं ना, तो कोई बेटा किसी का भी किसी रिश्ते में तंग है तो वो क्यों ना उससे निकले, क्यों तकलीफ दे रिश्ते में बंधा रहे इस डर से कि लोग मुझे ब्लेम करेंगे। सो हम सबको ब्लेम करना छोड़ना है, लोगों को उनकी जिंदगियां जीने देना, लोगों का खुश रहना बहुत जरूरी होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारो, जिम्मेदारी से, किसी को तकलीफ दिए बगैर, लेकिन अपने आप को भी अजियत दिए बगैर। एक ही जिंदगी है,
अच्छे से गुजारनी जो है वो बहुत जरूरी होती है। ठीक है ना, आप अपने साथ भी अच्छा करो तो फिर आप दूसरों के साथ अच्छा करने के काबिल होगे। जब अपने साथ ही ज्यादती करते रहोगे तो फिर दूसरे के साथ अच्छा कैसे करोगे? ठीक। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, कुछ चीजें रिफ्रेश हुई और बहुत सी ऐसी चीजें थी जो नई सीखने को मिली। गुड। गुड, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। और मैडम आपका एक्सपीरियंस कैसा था कि ये मतलब एक तो आपको लोगों ने सुना, दूसरा ये कि कुछ लोग लाइव आए और आपसे इंटरेक्ट किया। मेरा ख्याल है कि ये आपका बहुत अच्छा है तरीका, ये सोशल मीडिया को जो हम इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। तो ये मैंने बहुत से प्रोग्राम किए पहले भी, आज पहली दफा किया कि जिसका सवाल था वो खुद से आए और उन्होंने सवाल किया। अक्सर अभी तक ये होता है कि वो लिख के सवाल भेजते हैं और जो मॉडरेट कर रहे हैं, जो होस्ट हैं, वो पढ़ के सवाल पूछ लेते हैं। तो आपका दोनों तरह से था, आप जो लोगों के लिखे हुए सवाल हैं वो भी पूछ रहे थे और वो कई लोग साथियों ने खुद आके बात की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अ, बस ये टेक्नोलॉजी को हमने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। सीखना भी है, एक दूसरे के साथ अपनी लर्निंग शेयर भी करनी है। तो ये मैं कहती हूँ कि एक तरह से कहते होते हैं क्या, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ये कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ और हमें ये बड़ा पुश करके जैसे ये हमें चीजें इस्तेमाल करनी पड़ी और सीखनी पड़ी कि बिल्कुल घरों में बंद रह के खामोशी से तो बहुत मुश्किल हो जाता। और आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करने शुरू किया तो आप देखो कि आज हम कहाँ हैं, अभी कुछ महीनों के अंदर। नहीं तो ये कोरोना से पहले ऐसी ऑप्शंस कहाँ थी हमारे पास। तो मुझे आपके साथ ये, आप सबके साथ ये बात करके बहुत अच्छा लगा और मैंने इतना कुछ सीखा। मैं खुद भी एक्सप्लोर करूंगी कि ये कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर थैंक यू मैम। वेरी मच। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।